स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है यूएस के बारे में। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा उनके जो अलाइड कंट्रीज हैं उनको कहा गया कि आपके द्वारा उस वॉर के अंदर तो पार्टिसिपेट नहीं किया गया। जब यूएस एंड इजराइल ने ईरान के ऊपर में अटैक किया था तो यूएस ने, आप देखिए कि अपने जो अलाइड कंट्रीज हैं उनको कहा था कि आप भी अपना जो नेवी है, जो आर्मी है, उसको डिप्लॉय कीजिए इस एरिया के अंदर में, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ओपन किया जा सके। बट स्टूडेंट, जो नाटो के जो कंट्रीज हैं, जो यूएस के अलाइड कंट्रीज, उन्होंने डिनाई किया था अपने फोर्स के डिप्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में। तो उन्हीं कंट्रीज को यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना जो ऑयल है वो आपको परचेज करना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा वॉर के अंदर में पार्टिसिपेट है वो नहीं किया गया उस कन्फ्लिक्ट में। एग्जाम के लिए क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम नाटो के बारे में यहाँ पे रीड करेंगे। 1949 के समय में जो नाटो है उसको सेटअप किया गया था वॉशिंगटन के, वहाँ पे कंट्रीज का एक मीटिंग होता है। तो वॉशिंगटन कॉन्फ्रेंस के थ्रू या वॉशिंगटन का जो ट्रीटी है उसके थ्रू इस 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया। कौन से कंट्री हैं जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं? अब देखिए कि काफ़ी ज़्यादा लार्जर नंबर के अंदर में जो कंट्री हैं उसके फाउंडिंग मेंबर हुआ करते थे। बट रिसेंटली जो डेनमार्क नाम का जो कंट्री है वो न्यूज़ के अंदर में था, क्योंकि यूएस के द्वारा डेनमार्क का ही एक टेरिटरी है जिसको हम ग्रीनलैंड के रूप से कंसिडर करते हैं। और उस ग्रीनलैंड को आप देखिए कि अपने कंट्रोल के अंदर में यूएस का लेने का उसको प्लान था। तो विद इन नाटो भी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बिटवीन में कन्फ्लिक्ट है। जब 1949 में इस अलायंस को सेटअप किया गया था तो उसमें एक आर्टिकल 5 है उसको भी इस्टेब्लिश किया गया, जो कि कलेक्टिव डिफेंस के बारे में मेंशन करता है कि किसी भी एक मेंबर कंट्री के ऊपर में कोई अदर कंट्री है वो अटैक करता है तो सभी जो मेंबर्स हैं वो उसको डिफेंड करेंगे, जिसको कि कलेक्टिव डिफेंस के रूप से हम कंसिडर किया करते हैं। ये कलेक्टिव डिफेंस का जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पे अप्लाई होता है नाटो के अंदर में। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी है ब्रसेल्स, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली कोई कंट्री है जो इसका मेंबर बना हो 2024 के समय में, स्वीडन नाम का जो कंट्री है वो इसका मेंबर बना था। और ये यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि रिसेंटली नाटो के अंदर में कौन सा कंट्री है वो इसका मेंबर बना है। और स्वीडन से पहले आप देखिए कि उनसे पहले आइसलैंड नाम का जो कंट्री है वो इसका मेंबर है, वो बनता है। क्या इंडिया भी नाटो का अलायंस है? इंडिया नाटो का अलायंस नहीं है। रिसेंटली नाटो के रिगार्डिंग में कौन सा यहाँ पे जो एक पॉइंट है वो न्यूज़ के अंदर में है, यूएस का कंटिन्यूस पुश है कि जो नाटो के मेंबर कंट्रीज हैं वो अपना डिफेंस बजट है, डिफेंस का जो बजट है उसको जीडीपी के कंपैरिजन के अंदर में उसको लार्जर नंबर्स के अंदर में इम्प्रूव यहाँ पे करें कि बजट के अंदर में डिफेंस सेक्टर को मोर मनी है वो प्रोवाइड किया जाए, जिससे ये कंट्रीज हैं वेपन्स को परचेज कर सकें, अपना जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट कर सकें। और आप देखिए कि इसी अलायंस के एक्सपेंड को जो रसिया है, इसी अलायंस के एक्सपेंड को रसिया है वो अपोज करता है। और रसिया के द्वारा जो यूक्रेन इसका मेंबरशिप को गेन करने का यूक्रेन का जो एस्पिरेशन था उसी के रिगार्डिंग में रसिया ने यूक्रेन का जो पार्ट है वहाँ पे अटैक किया था 2022 के समय में। और अटैक जो है वो भी प्रेजेंट समय में कंटिन्यूस है, वहाँ पे कभी यूक्रेन रसिया के वहाँ पे अटैक किया करता है, कभी रसिया जो है वो यूक्रेन के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, जिसको कि ईरान ने कंट्रोल किया था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक वाटर चैनल है जहाँ से ऑयल एंड गैस का लार्जर वे के अंदर में सप्लाई हुआ करता है। पर्शियन गल्फ के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सप्लाई वहाँ से होता है। और ये पर्शियन गल्फ को आप देखिए कि गल्फ ऑफ ओमान के साथ में कनेक्ट करता है। तो आपको एक बेसिक पॉइंट यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जब भी हम पर्शियन गल्फ के बारे में रीड करते हैं तो पर्शियन गल्फ के अंदर में क्या ओमान भी अपना एरिया शेयर करता है क्या? तो स्टूडेंट्स, यूनाइटेड अरब अमीरात का जो एरिया है उसके नियर बाई एरियाज के अंदर में एक स्मॉलर प्लेस है, एक पेनिनसुलर रीजन है जो 3 एरियाज से वाटर के साथ में कनेक्टेड है। तो जो पेनिनसुलर रीजन है वो ओमान के कंट्रोल के अंदर में आया करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस प्लेस के वहाँ पे। तो इस वजह से हम ओमान को भी पर्शियन गल्फ के अंदर में कनेक्ट किया करते हैं। ओमान का जो मेन लैंड एरिया है उससे वो काफ़ी अलग एरिया है जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के नियर बाई एरियाज में सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, स्टीम पीड के बारे में है। हमारे यहाँ पे भगदड़ मचता है जब पीपल्स इकट्ठा हुआ करते हैं, और ये हमने आप देखिए कि सिर्फ हमने रिलीजियस गैदरिंग्स के अंदर में, पब्लिक रैलीज के अंदर में नहीं देखा है। लास्ट ईयर आप देखिए कि क्रिकेट टूर्नामेंट का जब टीम के द्वारा सेलिब्रेशन किया गया तो उस दौरान में भी स्टीम पीड का जो सिचुएशन है वो हुआ था।
तो ऐसा जो सिचुएशन है उसको अगर हमें डील करना है तो उसके रिगार्डिंग में क्या यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं वो होनी चाहिए। आप देखिए कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जिनके द्वारा स्पेशली जो परमिशन ग्रांट हुआ करता है ऐसे इवेंट्स के रिगार्डिंग में, या लोकल जो ऑफिशियल्स हैं एसडीएम, उनके पास में जो गाइडलाइंस हैं वो अवेलेबल होती हैं। कोई भी ऐसा एरिया जिसके अंदर में पब्लिक का गैदरिंग होगा, लार्जर नंबर के अंदर में पर्सनस वहाँ पे पहुँचेंगे, तो इन लोगों के पास में एसओपीज हैं वो हुआ करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी बार एसओपीज का जो नेग्लिजेंस है वो कर दिया जाता है कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होना है, उस समय में आप देखिए कि जो परमिशन जिन पर्सन्स ने ग्रांट किया है, विदाउट परमिशन के वो वहाँ पे इवेंट को अलाउ करते हैं कि आप इसको ऑर्गेनाइज कीजिए विदाउट विदाउट उस साइट के विजिट के ऊपर में। नहीं, साइट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि प्रॉपर गाइडलाइंस हैं कि किस तरीके से आपको एंट्री गेट्स हैं जिनको यहाँ पे सेटअप करना है, किस तरीके से एग्जिट गेट्स हैं उनको सेटअप करना है, और जो लोगों का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूस होना चाहिए जहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में पर्सन्स हैं। लास्ट 1-2 ईयर के दौरान में काफ़ी सारे भगदड़ के जो केस आने की वजह से, काफ़ी सारे लोगों का डेथ होने की वजह से, हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने गाइडलाइंस को, आप देखिए कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भी इंक्लूड करने के लिए मेंशन किया गया कि हमारे जो पर्सन है जब अपने ट्रेनिंग फेज के अंदर में है, जिस तरीके से उनके द्वारा इस रूल को कैरी आउट करना है, तो उस दौरान में उनको ये गाइडलाइन होना चाहिए कि वो कैसे इस पब्लिक को हैंडल है वो करेंगे। पब्लिक का जो गैदरिंग है, जो कि आर्टिकल 19 के अंदर में हर एक पर्सन को पावर है कि वो पीसफुल वे के अंदर में असम्बल है उसको कैरी आउट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। इवन आप देखिए कि मूवमेंट है उसको भी कैरी आउट कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री के अंदर में। बट इन ये जो जो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 का हम रीड किए, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर में भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हुआ करते हैं कि अगर आपको मूवमेंट करना है तो ऐसा नहीं है कि आप किसी ट्राइबल एरिया के अंदर में जाओगे, जिनका कि खुद का एक कल्चर है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, आप देखिए कि कोई इनिशिएटिव्स चलाए हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो वहाँ पे अगर आपको मूवमेंट करना है तो कुछ परमिशन, जो लोकल परमिशन है उस एरिया स्पेसिफिक, वो आपको रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो आर्टिशंस हैं, वेस्ट एशिया का ये कन्फ्लिक्ट हमारे जो आर्टिशंस हैं उनको किस तरीके से इम्पैक्ट किया है। तो कश्मीर के अंदर में जो कारपेट मेकिंग का जो इंडस्ट्री है जो एग्जिस्ट किया करता है, इनका जो एक्सपोर्ट है उसको लार्जर वे के अंदर में हिट हुआ। ये न्यूज़ हमने कुछ दिनों पहले भी रीड किया था कि कश्मीर का ईरान के साथ में काफ़ी बेटर वे के अंदर में कनेक्टिविटी है। कश्मीर के अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ पे जो कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री है जो एग्जिस्ट किया करती है, और ईरान की जैसे सिटी हैं, जैसे सपोज कीजिए कोम नाम का एक शहर है, तो कोम कोम शहर के वहाँ पे जाने वाला जो कारपेट है उसको कोम कारपेट के नाम से ही जानते हैं कश्मीर के अंदर में, कि कोम सिटी के लिए जाएगा तो उस कारपेट का जो नेमिंग है वो कोम कारपेट के वहाँ से ही हुआ करता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्राइसिस है, तो जो कश्मीर का जो 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 यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट है, जो जो कारपेट्स हैं वो नहीं गए हैं, तो उसी को बताया गया। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे एग्जीबिशंस होने वाले थे, तो एग्जीबिशंस वो भी नहीं हुए हैं डेनमार्क के अंदर में, चाइना के अंदर में, और यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे। तो उनके कैंसिल होने की वजह से भी ऐसे लोग जो इस सेक्टर से एसोसिएटेड हैं उनको इम्पैक्ट है वो रहेगा। एग्ज़ाम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? एग्ज़ाम के लिए एक तो आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो 7 अगस्त का जो डे है उसको एज ए हैंडलूम डे के रूप से सेलिब्रेट करने का या ऑब्जर्व करने का डिसीजन लिया गया था। डिसीजन तो लिया गया था 2015-16 के समय में, बट यूपीएससी ने अपने रिसेंट ईयर्स के अंदर में 7 अगस्त का ये जो डे है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है। 7 अगस्त का इम्पोर्टेंस है वो क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि जब हमारे 1905 के समय में स्वदेशी मूवमेंट होता है, जब बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट में मूवमेंट करते हैं, तो उसी दौरान में आप देखिए कि लोगों के द्वारा जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज किया गया था, तो 7 अगस्त का वो उस तरीके से हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। और स्वदेशी मूवमेंट के अंदर में आपको काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें आप देखिए कि हमारा स्वदेशी जो नेविगेशन स्ट्रीम है उसको भी उसी दौरान में सेटअप किया गया था। चिदम्बरम पिल्लई नाम के एक पर्सन है जो कि तूतीकोरिन का जो एरिया है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु के वहाँ से बिलोंग करने वाले वो हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपना जो स्वदेशी स्ट्रीम है उसको सेटअप किया था उस दौरान के अंदर में। इंडिया का जो ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है उसमें इंडिया कंफर्टेबल अपना जो डिमांड है उसको कैटर कर सकता है, ये गवर्नमेंट का यहाँ पे स्टैंड है। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यूस कहा गया है कि हमारे जो कार्गो वेसल्स हैं जो भी वहाँ से पास हुए हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के, वहाँ से ईरान के द्वारा कुछ हमारे जो वेसल्स हैं उनको अलाउ किया गया, और गवर्नमेंट ने अपने स्टैंड के अंदर में ये क्लेरिफाई किया है, मल्टीपल टाइम्स क्लेरिफाई किया है कि कंफर्टेबल सिचुएशन है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे क्या स्ट्रेटजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व हैं, क्या हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे रिजर्व सेटअप हैं जिसके थ्रू हम इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर सकें। अगर किसी भी कंट्री को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अगर मेंबर बनना है तो उस कंट्री के पास में कुछ रिजर्व्स हैं वो होने चाहिए, रिजर्व्स होने चाहिए, ये कंडीशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। इंडिया इसका जो कंप्लीट मेंबर नहीं है, एसोसिएटेड मेंबर है। जो 1973 के समय ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस के अंदर में है। हमारे यहाँ पे पेट्रोलियम के तो रिजर्व हैं, जैसे कि मैंगलोर के वहाँ पे है, पादूर के वहाँ पे है, विशाखापट्टनम के वहाँ पे है। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे गैस के जो रिजर्व हैं, गैस के लार्जर रिजर्व नहीं हैं जो हमारे डिमांड और सप्लाई है उसके रिगार्डिंग में कुछ स्टोरेज कर सकें, और हम जब भी कोई सिचुएशन है उसके अंदर में उनको लोगों को प्रोवाइड है वो कर सके। तो गैस के लार्जर वे में रिजर्व नहीं है, बट ऑयल के हमारे यहाँ पे हुआ करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शंस हैं, और यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हुआ है फाउंडिंग डे के रिगार्डिंग में, कि जो हमारा नेशनल जूट बोर्ड है, जूट का जो प्रोडक्शन जो कि आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है लार्जर वे में, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के अलावा हमारे यहाँ पे उड़ीसा का एरिया है, बंगाल बिहार का एरिया है, जहाँ पे क्योंकि एक तो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है इस क्रॉप को, वाटर का रिक्वायरमेंट हुआ करता है। पॉजिटिव क्या है इस क्रॉप का? पॉजिटिव ये है कि जो हम प्लास्टिक का जो पैकेजिंग मटेरियल्स को यूज करते हैं उनकी बजाय इस जो बायोडिग्रेडेबल जो सस्टेनेबल इस प्रोडक्ट को यूज किया जाए। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ पैकेजिंग रूल्स हैं 1987 के, उन रूल्स के थ्रू आपको जूट का ही जो यूज है वो लार्जर वे के अंदर मिलता है। कोई भी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि एक्सपोर्ट किया जाता है, स्पेशली जो एग्रो के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रो के जो प्रोडक्ट्स हैं, किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये बोर्ड आता है? बोर्ड आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में। और आप देखिए कि जो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो कलकत्ता के वहाँ पे सिचुएटेड है। इसका जो हेडक्वार्टर है कलकत्ता के अंदर में एक प्लान सिटी का एरिया है, न्यू टाउन जिसको बोला करते हैं, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आया करता है। गवर्नमेंट यूपीएससी के द्वारा कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में? जैसे कि आप देखिए कि टी बोर्ड के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था 2022 के प्रीलिम्स के अंदर में, और उसके बारे में आपसे मल्टीपल टाइम्स मैंने भी क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, क्या दुबई के अंदर में भी उसका कोई इंटरनेशनल ऑफिस है क्या टी बोर्ड का? तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट हम केरल के बारे में रीड करते हैं। रिसेंटली हमने उसको रीड भी किया था कि कोटायम नाम का एक जगह है, कोटायम नाम का एक जगह है केरल के अंदर में, जहाँ पे हमारा जो रबर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर है, जो हमारी कंट्री में रबर बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सेंसस का जो एक्सरसाइज है उसके एडवर्टाइजमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पब्लिश किया है कि आवर सेंसस आवर डेवलपमेंट 2027 का जो सेंसस है जिसका सेल्फ एन्यूमरेशन है वो स्टार्ट होगा। तो उसके प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। सेंसस जो कंडक्ट होता है वो किस एक्ट के थ्रू ये ऑथराइज करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपना ड्यूटी की रिगार्डिंग में? तो 1948 का सेंसस एक्ट है, 1948 का सेंसस एक्ट है जो ऑथराइज करता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अपना ड्यूटी है उसको काफ़ी बेटर वे में परफॉर्म करने के लिए। और अथॉरिटीज़ को भी आप देखिए कि एम्पावर करता है कि अगर सेक्शन 11 के थ्रू कोई पर्सन है जो ड्यूटी के अंदर में बेटर वे में उसको नहीं कैरी आउट करता है तो उसके अगेंस्ट में जो एक्शन है वो लिए जा सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट उनके द्वारा फैब्रिकेट कर दिया गया, मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर दिया गया। सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है, सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये कंडक्ट होता है, और विद इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है वो इसको कंडक्ट किया करते हैं। यूज किस में आता है? पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग में हम यूज करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से पीपल्स के जो नंबर हैं वो इंक्रीज हुए हैं, सीनियर सिटीजन अगर ज़्यादा हैं तो उस तरीके से हेल्थ केयर के इनिशिएटिव्स का लार्जर वे में रिक्वायरमेंट रहेगा। और आप देखिए कि ये पॉलिसी एनालिसिस के अलावा हमारे यहाँ पे इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो डिलिमिटेशन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूट होगा वो भी सेंसस के डाटा को यूज करता है। तो ये कुछ इसके यहाँ पे यूजेज हैं। नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जो सेंसस है वो कब कंडक्ट हुआ था? आप देखिए कि 1871 के समय फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ। सिंक्रोनस सेंसस के बारे में बात करें तो 1871 के समय में था जब डब्ल्यू.सी. प्लोडेन नाम के जो पर्सन है वो सेंसस कमिश्नर हुआ करते थे। और हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में कंटिन्यूस एवरी 10 ईयर के अंदर में इसको कैरी आउट किया गया, बट 2021 के समय कोविड-19 का आउटब्रेक था तो उस समय इसको नहीं किया गया। तो ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेंसस।
आईआईपी इंडेक्स जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं, फरवरी के जो डाटाज हैं वो शो किए हैं कि हमारे यहाँ पे जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव वे के अंदर में इंक्रीज हुआ है। तो आईआईपी डाटाज के बारे में है कि अनएक्सपेक्टेड वे के अंदर में जो इंक्रीज यहाँ पे देखने के लिए मिला। रिसेंटली आईआईपी का जो बेस ईयर है उसको चेंज किया गया था, और बेस ईयर के अलावा आप देखिए कि जो इसके पैरामीटर्स हैं उसमें भी चेंज किया गया। लार्जली वे के अंदर में जो फूड सेक्टर है, फूड सेक्टर जिसके ऊपर में इसके पैरामीटर्स पहले हुआ करते थे, जिनको रिड्यूस करते हुए अदर एरियाज का जो कंजप्शन है जिसको बेटर वे के अंदर में एनालिसिस किया जा सके, तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसके कुछ पैरामीटर्स को यहाँ पे चेंज किया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। होमवर्क क्या है, बेस ईयर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कल भी आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्यूबा के बारे में है, क्यूबा के वहाँ पे आप देखिए कि यूएस ने जिस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, और रेस्ट्रिक्शंस के बाद में अब रसिया के द्वारा वहाँ पे जो ऑयल सप्लाई है वो किया गया है, जिससे कि उस कंट्री का जो पावर जनरेशन है, कंट्री का जो डिमांड है उसको सपोर्ट हो सके। तो ये शो करता है कि बिग पावर कंट्रीज कैसे यहाँ पे स्मॉलर पावर कंट्रीज जिनके साथ में उनका अलायंस है जिसमें अपना एक रोल प्ले करते हैं। क्यूबा पहले भी आप देखिए कि क्यूबा का जो मिसाइल क्राइसिस है 1962 के समय जब वहाँ पे मिसाइल्स हैं वो लगा दिए गए थे, यूएस के अगेंस्ट में जो क्यूबा का जो स्टैंड है वो लार्जर वे के अंदर में आपको मिलेगा। और कहाँ पे सिचुएटेड है, कैरेबियन सी के अंदर में सिचुएटेड है, जिसको कि हम ग्रेटर एंटिलीज के रूप से भी कंसिडर करते हैं कि कैरेबियन सी के अंदर में ऐसे एरिया जो कि लार्जर आइलैंड है, जैसे कि क्यूबा है, जैसे कि जमैका है, हेती है, तो ये कुछ लार्जर आइलैंड्स हैं जिनको कि हम ग्रेटर एंटिलीज के रूप से कंसिडर हैं वो किया करते हैं। ग्लोबल टेंशंस इंडिया के इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट है वो करते हैं। लार्जर वे के अंदर में हमारा ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट होना, ऑयल एंड गैस का इंपोर्ट के ऊपर में डिपेंड करना, ये एक ऐसा रीजन है जो कि ग्लोबल टेंशंस हमारी इकोनॉमी है उसको इम्पैक्ट किया करते हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम अदर कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट किया करते हैं, वो भी ऐसा रीजन है जो कि हमें लार्जर वे के अंदर में इम्पैक्ट करता है। जैसे कि आप देखिए कि वेस्ट एशिया से हमारा सिर्फ इम्पोर्ट ही इम्पैक्ट नहीं हुआ है, वेस्ट एशिया को जो हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं, जो कारपेट्स वहाँ पे हम सप्लाई करते हैं, कारपेट्स के अलावा स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं जिनमें हमारे काफ़ी बेटर ट्रेड है वो हुआ करता है। तो इंडियन इकोनॉमी जो कंटिन्यूस एक दूसरे के ऊपर में डिपेंड करता है, जो कि आप देखिए कि मल्टीलेटरल जो कंट्रीज हैं, जो लार्जर वे में कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर में जो कनेक्टिविटी को सेटअप करते हैं, उसी के ऊपर में हमारा इकोनॉमी है वो वर्क करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 31 मार्च का डे है वो जा चुका है, तो आप देखिए कि जो बस्तर का एरिया है जो कि छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट के अंदर में है बस्तर, वहाँ पे जो आईईडी है वो एक चैलेंज है। अभी बस्तर का एरिया लार्जली फ्री हो चुका है नक्सल मूवमेंट से, बट वहाँ पे आईईडी जो उनका प्रेजेंस होना ये एक वन ऑफ द मेजर चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए भी, कि उनको लार्जर वे के अंदर में रिमूव किया जाए जिससे कि कोई इंसिडेंट है वो ना देखने के लिए मिले। फाइनेंशियल सेक्टर का जो एरियाज हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा एनआईए एंड ईडी के द्वारा, कोई एक्सटर्सन ऑफ मनी हुआ हो, लॉन्ड्रिंग के जो रैकेट्स हैं वो एक्सेस करते हों, जो नक्सल मूवमेंट के जो पर्सन हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे हुआ करता था, तो उन सभी को एनआईए और ईडी हैं वो यहाँ पे एग्जामिन करेंगे। आईएमडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है, और 1875 के समय इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था, आईएमडी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। आप देखिए कि आईएमडी का रिपोर्ट आता है हर एक जो सीजनल के समय में ये अपना रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। समर के समय में हमारा जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है इंडिया का, उसको हीट वेव का कंडीशन है वो डेवलप होगा, तो उसके बिहाइंड में काफ़ी सारे रीजन हैं हमारे। आप देखिए कि रूरल एरिया के अंदर में जब आप विजिट करोगे तो फॉरेस्ट जो हैं, फॉरेस्ट नहीं बेसिकली ट्रीज जो हैं, ट्रीज जो कभी आप देखिए कि हमारे एग्रीकल्चर लैंड के अंदर में काफ़ी लार्जर वे में प्रेजेंस होते थे, वो समय के साथ में रिमूव हुए हैं। और ट्री का प्रेजेंस होना एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर में, ये आप देखिए कि जो क्रॉप है उसको इम्पैक्ट करता है। ये लार्जर वे में कंसीडर किया जाता है कि वहाँ पे पेड़ है तो उसके शैडो की वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन है वो नहीं होगा। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, ट्री को आप रिमूव करते हो, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, कुछ काफ़ी सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो कि हमारे कम्प्लीटली साइकिल के अंदर में रोल प्ले करते हैं, वो ट्री के वहाँ पे प्रेजेंस रहा करते हैं। एक आप देखिए कि सेकंड जो जो यहाँ पे रोल है, हीट का इंक्रीज होना, ट्रीज जब से कम हुए हैं खेतों के अंदर में, तो जो जो हीट है वो इंक्रीज हुआ है। अर्बन एरियाज कम्प्लीटली कॉन्क्रीट हैं, उसके लिए जो वाटर बॉडीज होना चाहिए वहाँ पे एनक्रोचमेंट हुआ है, तो अर्बन एरियाज के अंदर में भी इश्यू हैं, तो हीट वेव का कंडीशन है वो रहेगा, ये आईएमडी ने भी प्रेडिक्ट किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में,
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसओपी हैं वो यहाँ पे पूछे हैं कि कौन से ऐसे एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो आप ऑपरेट करते हो जिसके थ्रू यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको आप रोक सकते हो। तो अथॉरिटीज से क्वेश्चन पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उजावला नाम का एक स्कीम था गवर्नमेंट का जिसपे 2016 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि उजावला नाम का जो स्कीम है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो पर्सन है उनको वापस लाने के लिए में था। इजराइल के जो फोर्सेज हैं जब लेबनान के अंदर में गए तो वहाँ पे कुछ सोल्जर्स उनका डेथ हुआ है, तो उनके बारे में मेंशन है। इजराइल ने अपनी सोल्जर्स के बारे में मेंशन किया जिनमें 4 पर्सन्स का डेथ हुआ है। यूएस एंड इजराइल के बारे में है कि कुछ मेजर यहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने ईरान के अंदर में जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है जो लार्जर वेग में एक प्रोड्यूस करता है कैंसर का जो जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उन फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर में अटैक किया गया है यूएस एंड इजराइल के द्वारा। और जब भी कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो लोग एक एरिया से अदर एरिया के लिए माइग्रेट करते हैं। ऐसा ही जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला है लेबनान से सीरिया के लिए। तो लेबनान में अटैक है तो सीरिया में वहाँ पे लिटिल बिट स्टेबल सिचुएशन है प्रेजेंट समय में, तो सीरिया के लिए माइग्रेट हैं वो किए हैं। फिर आप देखिए कि म्यांमार का जो पॉलिटिकल चेंजेस है उसके बारे में हम रीड कर चुके हैं कि जो मिलिट्री चीफ हैं अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं उनको भी हेड करेंगे, उनके द्वारा पॉलिटिकल पावर को कैरी आउट है वो किया जाएगा। ईरान के रिगार्डिंग में कुछ कंडीशंस रखे गए हैं कि ईरान के लिए नेसेसरी है वॉर को यहाँ पे एंड करना, और कुछ गारंटीज हैं वो मांगे गए हैं। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूस इस तरीके से डिस्कशन है, तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पूछे जाएंगे। और चाइना और पाकिस्तान, रिसेंटली पाकिस्तान ने कुछ कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन किया था, तो इन्होंने भी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे प्रपोज किए हैं जिससे कि वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसको रोका जा सके। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।